औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ अली बसरावी इमाम जामा मस्जिद बारकस साहब, इलियास बिन उस्मान नदवी साहब प्रिंसिपल मदरसा आयशा खैर उन्निसा, वसीम दयानी साहब प्रोप्राइटर हैं जो सिटीज़न इलेक्ट्रिकल्स के, अब्दुल रहमान बाकोबान साहब चेयरमैन बाकोबान हॉस्पिटल, सुहेल दयानी साहब जो हमारे ब्रदर करीब लॉयर हैं, शकील दयानी साहब आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा, हसन सादी साहब प्रेसिडेंट सबीलुल खैर बारकस, शेख अफजल साहब, मबरूक सारी साहब प्रेसिडेंट सलाला वेलफेयर सोसाइटी सलाला, मोहम्मद शकील एडवोकेट हमारे कुलीग, खैरुद्दीन सूफी साहब, अफजलुद्दीन दखनी साहब एडवोकेट, मोहम्मद अबरार हुसैन साहब, डॉक्टर मिसबाहुद्दीन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल, डॉक्टर सैयद सादिक हुसैन मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल, हमीद बिन शहबाल साहब, अनवर खान जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं अनवर कॉलेज, शफी साहब और हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तेलंगाना के कोऑर्डिनेटर सैयद कासिम साहब, दुख्तरान बिरादरान ए भारत, बच्चों प्रेस के हमारे साथी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हर अपनी तकरीर में जय भीम क्यों कहता हूं। मैं लुबना साहिबा का नाम लेना भूल गया, माफी चाहता हूं, और तहसीन सुल्तान साहिबा। तो भारत, आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा, बहुत दूर से चल के आया हूं और अहम बात करने आया हूं आपसे, और आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही अहम दिन है और बहुत ही एप्रोप्रिएट दिन है, 26 जनवरी। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस वजह से उनकी इज्जत करता हूं कि हमारे मुल्क को एक ऐसा निजाम देने के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा थी। ये संविधान ऐसा संविधान नहीं होता, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और लॉजिक से कहता हूं। ये संविधान ऐसा संविधान नहीं होता अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथी नहीं होते, क्योंकि एक वोट हर एक इंसान का जो तय किया गया, बहुत सारे लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दस्तूर साज कमेटी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चुन के गए थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि एक वोट का हक सबको मिले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथी, उनकी बदौलत ये एक वोट का हक हमें सबको मिला, और ये हक मिला नहीं है, ये भी मैं गलत बोल रहा हूं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अपने लफ्जों का इस्तेमाल और उनकी चॉइस हमारे लिए बहुत जरूरी है। संविधान किसी ने किसी को दिया नहीं है, संविधान हम सब ने अपने आप अपने लिए इस मुल्क को चलाने के लिए एडॉप्ट किया। हाँ, उसको स्टीयर, उसको
रास्ता दिखाना, उसकी एक तश्कील करना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सबसे बड़ा हाथ है। इसीलिए हम उन सबकी इतनी इज्जत करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं बार बार कि इस मुल्क ने हमें ये दिया, इस मुल्क ने हमें वो दिया, तो ये इसको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। ये मुल्क हम ही तो है, मुल्क आप, मैं, आने वाले बच्चे, हम ही तो मुल्क हैं। तो इसमें दिया लिया की बात ही नहीं। इस मुल्क में हमने ये निजाम बनाया, इस मुल्क की आवाम ने, जो इस मुल्क की मालिक क्यों है? पुराने जमाने में खास तौर पे बारकस के लोग तो बहुत ही अच्छी तरह समझते होंगे, जो राजा होते थे पुराने जमाने में, बादशाह होते थे, वो मालिक होते थे पूरे मुल्क। आज भी पहले, आज स्टेट वर्सेस केसेस होते हैं ना, आप देखते होंगे, कोई भी मुकदमा, दीवानी, फौजदारी, अगर सरकार को स्टेट बताया जाता, इससे पहले किंग एम्परर बताया जाता, तो राजा या जो भी बादशाह होते थे वो मुल्क के मालिक होते थे। इस मुल्क का मालिक, बराबर का मालिक भारत के संविधान ने तश्कील किया है। हर एक मुल्क के बाशिंदे को जो भी 18 साल का हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? हम सब इस मुल्क के बराबर के मालिक। ये बात बहुत अहम है समझनी, और ये साइकोलॉजिकली हम लोगों के जहनों में घुस जानी बहुत जरूरी है बात। तभी हम अगला स्टेप ले पाएंगे, अगला कदम उठा पाएंगे, हमारा निजाम क्या है वो समझ पाएंगे, और निजाम का फक्ता हम सब लोगों के लिए, मुल्क के लिए क्या है वो भी उठा पाएंगे। तो पहली चीज तो यह हो गई। दूसरी चीज, हमारे मुल्क में आईनी दस्तूर के हिसाब से हम सब इसके मालिक हैं, और नौकर कौन है ये भी बहुत जरूरी बात है। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो हमारी तंजीम है, हम लोग मालिक को मालिक की जगह रखने का और नौकर को नौकर की जगह रखने का। आप लोगों ने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें एक बात मैं जरूर बोलता हूं, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, किसी भी हालात में सरकारी अफसरों को ये याद दिलाने की कोशिश मैं जरूर, और हमारी तंजीम के सभी लोग जरूर करते हैं, पहले आप ये बताओ कि हम मालिक हैं और आप नौकर हो या नहीं। मैं हर जगह बोलता हूं, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा हो। ये नफ्सियाती तौर पे जिस दिन हमारे जहन में साफ हो गई तस्वीर, हमारी आदि जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी। ये नफ्सियाती तौर पे हमारे जहन नशीन होनी बहुत जरूरी बात है। इसीलिए एक छोटी सी बात को मैं बार बार दोहराता हूं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नौकर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुल्क की सतह पे बता रहा हूं, हमारे नौकर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां के भी हमारे नौकर, नाकारा या कारगर वो अलग बात, लेकिन नौकर हैं। चीफ मिनिस्टर साहब अभी अभी बने हैं, वो भी नौकर हैं आपके और मेरे। ये बात जहन नशीन होना जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी साहब, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, जो ब्यूरोक्रेसी के सबसे ऊंचे मैयार पे कैबिनेट सेक्रेटरी, वो हमारे नौकर। ये बात याद रखनी है और बार बार दोहरानी, खास तौर पे नौकरों के सामने। ये हमारी परेशानियों का और मुल्क को मजबूत करने का एक मूल मंत्र कह लें इसे, या एक फॉर्मूला कह लें। अगर हम ये बात जहन नशीन करेंगे और नौकरों के भी जहन नशीन कराएंगे, तो हमारी आदि मुसीबतें, परेशानियां दूर हो जाएंगी और मुल्क हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ तेलंगाना के चीफ जस्टिस, उनके सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, वो सब आपके और मेरे भारत की जनता के नौकर। मैं अभी बैंड नहीं है मेरे पास, तो मैं जनता का, मैं भी मालिक हूं, लेकिन जब मैं बैंड लगा के अदालत में पेश होता हूं तो मुझे संविधान और आईन और कानून से कुछ ताकतें हासिल हो जाती हैं सब वकीलों को। तब जिस टाइम तक हम लोग अदालत में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं,
कोर्ट के ऑफिसर हैं, उस टाइम तक हम भी नौकर होते। क्यों? क्योंकि हमें आइन और कानून से कुछ ताकत मिलती है। जैसे ही ताकत मिलती है वो आदमी हमारे निजाम में नौकर बन जाता। ये बात आपके जहन नशीन हो गई। सब पहली चीज। अब दूसरा निजाम क्या है? हम अपने जो ये नौकर हैं, अपने नौकर भी कहता हूं कि कोई मना नहीं करता मुझे, आज तक किसी ने मना नहीं किया, मुंह पे भी और पीठ पीछे भी। और मैं लफ्जों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करता हूं। नौकर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो पिक्चर क्लियर हो जाए, कोई किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए बिल्कुल भी। इसीलिए मैं नौकर का लफ्ज इस्तेमाल करता कि कंफ्यूजन ना रह जाए। कोई पब्लिक सर्वेंट ये वो, मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो दूसरे लफ्ज का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं खास तौर पे चुन के नौकर का लफ्ज इस्तेमाल। साइकोलॉजी नफ्सियाती तौर पे ये हमें नौकरों के दिल में भी और हमारे जहन में भी ये बात साफ करनी जरूरी। तो अब ये नौकर क्या है? आते हैं ना MP MLAs को देख लीजिए, जो आते हैं आपके पास दरखास्त देके, हमारा ये वादे करते हैं, मैं मुझे नौकरी दे दो, मैं ऐसे काम करूंगा, वैसे काम करूंगा, ये करूंगा। आप फिर चुनते हो, हाँ भाई ठीक है, चुन लिया तुम्हें, नौकरी दे दी। यहां 5 साल के लिए नौकरी देके हम लोग जो सो जाते हैं ना, ये दूसरी बड़ी कमी है। नौकर इन 5 सालों में मालिक बन बैठते हैं। 5 क्या, अब तो ऐसा रिवायत बन गई है, जिस दिन इलेक्ट होने का सर्टिफिकेट मिला उसी दिन से मालिक बन गए और मालिकों को नौकर बताना शुरू कर देते हैं। और मालिक जो खुद है वो उनके साथ मालिकों जैसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात। तो गलती किसकी है? मालिकों की भी है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मालिकों की सारी गलती है, लेकिन मालिकों की भी गलती है। हम पे अपने MP साहब को, MP साहब बहुत ही एहतरामन, हमारे नौकर इधर आओ, अगर हम ये लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मुल्क भर में मुसीबतों का समाधान हो जाएगा। और ये हैदराबाद की जो सिटी है, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो फेल हो रहा है। बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है। ये नुमाइंदगी का, जो भारत के संविधान के हिसाब से अपनी आवाज से नुमाइंदगी पहुंचाना पार्लियामेंट तक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब तक पूना पैक्ट 1934 में जब तक उनके ऊपर थोपा नहीं गया था ना, यही आइडिया था कि कोई भी कम्युनिटी का इंसान है, किसी भी मजहब मिल्लत कास्ट कम्युनिटी का इंसान है या कम्युनिटी है, कास्ट कम्युनिटी मजहब के लोग हैं, उनकी अपनी आवाज से, उनकी अपनी आवाज से, पार्टी की नुमाइंदगी से नहीं। समझ लीजिए इस बात को। ये ओरिजिनल फॉर्मूला था कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के तरीके से समझाता हूं, 17% मुल्क में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, तो 17% शेड्यूल ट्राइब के अगर 8-9% हैं, तो उनकी मिकदार में पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, जहां जहां जो उनकी संख्या है, वो मालिकों के अच्छे नौकर बन के जाएंगे, ताकि मालिकों की सही आवाज पार्लियामेंट में पहुंच सके, असेंबलीज में पहुंच सके। यह हैदराबाद सिटी उसकी एक लाजवाब मिसाल है। ये आप लोगों की समझदारी, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, उसकी समझदारी है कि अपनी आवाज से चुन के आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हो। और आज इस मुश्किल हालात में भी, मैं उस पर भी आऊंगा बाद में, आपने अपने MLAs अपनी आवाज से चुन के भेजे। अच्छे नौकर हैं, बुरे नौकर हैं, उस पर भी मैं भी आ रहा हूं। यह है खुशी की बात। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का इससे बदतरीन एग्जाम्पल दूसरा कोई नहीं हो सकता, जहां पब्लिक की आवाज से नुमाइंदे जा रहे हैं, नौकर जा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। ये दुख की बात। और क्या प्रोग्रेस है हैदराबाद की, ये दुख की बात है। तो ये एक तरीके से बेस्ट मॉडल जो है, उसका बदतरीन एग्जाम्पल पूरी इंडिया में कोई है तो वही है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इसका मैं भी आपको, और उसकी गुनहगार जितने ये नौकर हैं उतने ही यहां की आवाम भी है। और यहां की आवाम बहादुर है, बहुत ज्यादा बहादुर है।
इस बात का भी मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि अगर इतनी बहादुर आवाम ना होती हैदराबाद की, फिर मुझे शायद इतना दुख नहीं होता कि एक नौकर, कुछ चंद नौकर आपके हाथ से ऐसे बेलगाम हो गए, उन्होंने पूरा इंडिया का एक अच्छा मॉडल खराब कर दिया। तो माफी के साथ मैं अपनी बहनों से भी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी। आप लोगों ने CAA-NRC का जिक्र आया था अभी, जिस बहादुरी का मुजाहरा हमारी ख्वातीन ने किया और पूरे मुल्क को रास्ता दिखाया, कोई मुसलमानों के खिलाफ CAA-NRC था ही नहीं। यही काम हमने चंद्रशेखर को जामा मस्जिद को ले जाके साबित किया था, उसके बाद से सारी सिम्त चेंज हुई थी। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC दूसरी अक़लियतों के खिलाफ CAA-NRC का प्रोग्राम था, जिसे मुस्लिम ख्वातीन ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से आगे बढ़कर लीड लेकर ना सिर्फ CAA-NRC के कानून पर रोक लगवाई, बल्कि मुल्क को तकसीम होने से, मुल्क को बर्बाद होने से बचाया। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं मुस्लिम ख्वातीन। और हैदराबाद में तो बहुत जबरदस्त आंदोलन चला था, हमारी भी गिरफ्तारी हुई थी जब हम आए थे। तो बुनियादी बात यह, इतना अच्छा मॉडल और इतना खराब रिजल्ट, आप लोगों को कमी कहां है? कमी एक ही है, कमी यह है कि नौकरों को मालिक बना दिया गया। घसीट के जमीन पे आप ले आए कान पकड़ के। अभी 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 मैं कह रहा हूं 5 साल 2 साल और अगले 5 महीने की इंतजार करने की जरूरत नहीं, अभी दुरुस्त हो जाए। और ये पता होना चाहिए जो हमारा नुमाइंदा नौकर बन के जाता है कि नौकर हो, और अगर इजाजत हो तो सख्त लफ्ज का औकात में रहना सीखे, औकात से बाहर नहीं होना। ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी मैं ये समझता हूं इस अच्छे मॉडल की जगह को सबसे ज्यादा है आपसे सीख के। बाकी जो भी नुमाइंदे जाते हैं ना अलग अलग जगह से, उनको भी अकल आएगी, वो भी नौकरों की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे। तो एक तो गुजारिश इस अहम दिन मैं ये करना चाहता हूं, यही, और ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यही संविधान की रूह है, यही 26 जनवरी की रूह है, और यही हमारी हर परेशानी दुख तकलीफ का हल। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन यही काम कर रहा है। हमें अगर कोई बेलगाम हमारा नौकर हो जाता है, उसकी हैसियत और औकात आप खत्म कर सकते हो, थोड़ा तंजीम बना। क्या है MPML? आप लोग क्यों जाते हो, क्यों चुनते हो? आपकी कोई दुख तकलीफ हो आपके एरिया को डेवलप करने के लिए, क्या अपनी जेब से पैसे देते हैं? कोई चीफ मिनिस्टर, कोई MPML जेब से पैसे देते हैं? जेबें तो इतनी बड़ी हो गई है, शायद जेबें फट जाती हैं, उन्हें अपने कपड़े ही अलग अलग जेबों वाले बनवाने पड़ते हैं, ठीक है, पैसे चुरा के। और हैदराबाद में कुछ ज्यादा है। तो ये जो हो रहा है क्या है? आप लोग अगर तंजीम बनाते, बजट पास होकर आता है आपकी स्टेट में, सेंटर से भी आता है, हर चीज का प्रोविजन होता है, ये चीजें समझने की है। यही हम लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं। तो एक बात ये आती है कि जी संविधान बचेगा कैसे? एक तरीका ये है कि हम एक बड़ा सा वो बनाएं, एक सेफ हाउस बनाएं, बैंक जैसे बनाते हैं, यहां बड़ा सा उसमें संविधान की एक किताब रख दें, फायर प्रूफ बना दें उसे, अर्थ के प्रूफ बना दें, चोरी प्रूफ बना दें, कोई बम लगा के भी उड़ा ना पाए ऐसा एक मजबूत लॉकर बना दें, संविधान को उसमें रख दें। ऐसे बचेगा नहीं। संविधान तब बचेगा जब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें संविधान से फायदा होना शुरू होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की एकजुहती में, मुल्क की मजबूती में संविधान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक बाशिंदे को, हर एक सिटीजन को फायदा होना शुरू होगा। उसकी हर जिंदगी का हर स्टेप संविधान से फायदा उठाएगा, तब संविधान बचेगा। और अपने आप बचेगा फिर तो हम सब लोग रट लेंगे ना संविधान। हमारे बहुत से लोग हिफ्स करते हैं ना, क्यों? मौलाना सूफी का नाम लेना भी भूल गया, माफी चाहता हूं, हमारे बीच में मुझे याद था, फिर भी हो गया, मैंने देखा। तो अगर हमें
हिफ्ज हो जाएगा और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आना शुरू हो जाएगा। तो वो संविधान अपने आप बच जाएगा और मुल्क का निजाम भी बच जाएगा। आज ये बहुत सारी ताकतें जो मुल्क को धोखाधड़ी करके कब्जा कर गई, वो कर ही नहीं पाती। तो आपके एरिया का बजट है, उसके लिए आपके दूसरे किस्म के नौकर जो है ना सरकारी ऑफिसर, वो है। अभी उनमें से सीओ साहब आए थे, ये भी आपके नौकर हैं। वो चले गए, अच्छे नौकर लग रहे थे मुझे, मगर चले गए, कोई बात। तो ये देखना आपका काम है, ये सब जानकारी। आप मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये एमपी एमएलए हमारे बेलगाम नौकर हो गए किसी जगह के, तो इलाके के लोग 100-200 लोग इकट्ठे होकर जा सकते हैं ना। आपके जो यहाँ पे एसडीएम साहब हैं, यहाँ के आपके डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, वहां जाएं और थोड़ा धरना लगाए, पीसफुल प्रोटेस्ट। आर्टिकल 19 की बात हो रही थी अभी, बैठे उनके सामने 200 दिन, 2-4 दिन। अभी क्योंकि आदत खराब कर दी आपने तो लगेंगे 2-4 दिन, हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। 200 लोग जाएं, आप डीएम साहब के बाद बोले जी हमें दिखाओ हमारे एरिया के लिए कितना बजट आया है और आपने क्या प्लान बना के गवर्नमेंट के पास भेजा है अपने एरिया की डेवलपमेंट, फलाह बहबूद के लिए। ये काम किसका है, आपने नौकर चुन के भेजा है। उनके घर के बाहर भी प्रोटेस्ट लगा सकते हैं ये काम कराने के लिए। नहीं करें, छोड़ दीजिए, आप खुद चले जाइए। ये निजाम है, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं। आप जिस दिन आपने ये सब काम शुरू कर दिया तो वो अफसर तो मजबूर है ना, करेगा। आप उसकी चोरी पकड़ लेंगे, उसको जेल भिजवा देंगे, एफआईआर दर्ज होगी सीधी। अगर पुलिस नहीं करेगी, और हमने कराए हैं खुद दिल्ली में और दूसरी जगहों को, खुद एसएचओ के खिलाफ, यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, एसएचओ ही बोलते हैं ना, एसएचओ के खिलाफ ही, उसी के थाने में उसी के खिलाफ कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराई है हम लोगों ने जाकर कि आप ये अपराध कर रहे हो। अपने खिलाफ एफआईआर लिखो, लिखी। नहीं लिखेंगे तो अदालत से लिखवाओ। मैं भी ये देखता हूं कितने डिवीजन कमिश्नर्स हैं, कितने डीएम्स हैं जो अपने खिलाफ एफआईआर झेलेंगे और आपको झूठी एफआईआर तो करा देंगे। इतनी बर्बाद है। फिर जो ये आपके नौकर है ना, जिन्हें आपने इसी काम के लिए रखा था कि भाई ये सब काम तुम्हें करना है, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मुब्तला हैं, वो आपके एक एक के घर पे अगर आके नौकर एक एक के घर पे आके दरवाजा खटखटा के नहीं बोले कि भाई साहब कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं ये एक एक क्यों आके एक्सप्लेन ना करें कि ये हमने डेवलपमेंट का काम किया है और इसमें क्या आप चाहते हो, ये जिम्मेदारी है उनकी। क्यों 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 बनाया एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर? इसीलिए एक एक घर जाके पूछें, एक एक असेंबली में, एक एक जो आपकी आरडब्ल्यूएस है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो गांव की पंचायत है, उनसे जाके पूछें आपको चाहिए क्या, मुझे आपने नौकर बनाया है, ये है, मैं ये करवा सकता हूं, मैं कितना बजट मांगू आपके इलाके के लिए, क्या क्या तरक्की करनी है। अगर वो आना शुरू ना कर दें तो मैं आपसे पब्लिकली माफी मांगूंगा, लेकिन ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। जहां जहां पब्लिक ने अपने हाथ में जाके ये सिस्टम लिया, वहां के एमपी एमएलए एकदम अच्छे वाले नौकर बन जाते हैं, कान पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका। दूसरा, हमें यहां पे ऐसी ऑफिसेस खोलने हैं कि पुलिस ज्यादती ना करे। पुलिस का काम है कि मैं पुलिस को देखूं, हम मालिक हैं, पुलिस को देखें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारा अच्छा नौकर आ गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मुझे तंग परेशान नहीं करेगा। एक क्रिमिनल सिफत का आदमी या बदमाश सिफत का होता क्या है, देख के डर लगता है, पुलिस को देख के डर लगता है। ये इस मुल्क का, हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, पुलिस को देख के लोगों को यहां डर लगता है। इसको दूर करना बहुत अहम है, क्योंकि पुलिस वो फेस है, पुलिस वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिसयूज सबसे ज्यादा हो रहा है हमारे मुल्क में, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, संविधान को खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए। इसीलिए मैं बार बार पुलिस के अधिकारियों को वार्न करता हूं कि अपनी लिमिट में, कानून संविधान के दायरे में रहकर चलो। अगर पुलिस को भी आपने संविधान के दायरे में रहने के लिए और कानून के दायरे में रहकर चलने के लिए मजबूर कर दिया, ये दूसरा तरीका है कि आपके नौकर जो है एकदम अटेंशन हो जाएंगे। अटेंशन, ये है भारत का संविधान। और अब मैं दो मुद्दे जो आज का टाइम चल रहा है उसके
टॉपिक से आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। पहला, वक्फ। दो चीजें हैं SC ST के लिए। हमारे देश का एग्जाम यही है और SC ST कम्युनिटी के लिए उसी एग्जाम्पल को देके मैं आपको बात समझाना चाहूंगा। ये जो बजट बनता है, जो इस मुल्क में जितने भी वसाइल हैं, उस पे हम सब नागरिकों का बराबर का हक है। जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक जो भी कुछ है, बिजनेस, जमीन, नौकरियां, एजुकेशन में जगह, ये सब संवैधानिक व्यवस्था। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, ज्यादातर लोगों का, 99% से भी ज्यादा लोगों का हक अडानी अंबानी जैसे, और खासतौर पर पिछले 10 साल में हक चुरा के, पहले भी होता आया ऐसा, हक चुरा के अपने कब्जे में कर लिया। ये चोरी है, ये अमानत में खयानत है। इसीलिए मुल्क में गरीबी और परेशानी है, वरना हमारे मुल्क की जो वसाइल है, अंग्रेजों के आने से पहले 25 से 26% पूरी दुनिया के वसाइल, वेल्थ, सारी दुनिया की वेल्थ जो है 25 से 26% हमारे देश भारत की। निजाम में जो हमारा अब निजाम है, उसमें इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग आ गए, और मैं उसकी अभी आपको बता रहा था शक्ल, बेईमान नौकर आ गए। इसीलिए आज लोग खुशहाल नहीं। तो निजाम यह है कि जो बजट भी होगा हर साल का, उसमें हर एक इंसान को, हर एक कम्युनिटी के संख्या के हिसाब से, जो वो एक नारा है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये संविधान की रूह है। तो बजट एलोकेशन जो होती है, जैसे SC ST में तो के लिए तो एकदम मुकर्रर है, उसको कहते हैं SC ST सब प्लान। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा वो स्कीम आप सब लोग पढ़ें, नेट पे इजीली अवेलेबल है। SC ST सब प्लान, जितनी उनकी तादाद है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, 17% तादाद मुल्क भर में, तो 17% नेशनल बजट में रिजर्व है। और अगर वो एक साल खर्च नहीं होता सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, तो वो अगले साल बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड करे। ये हमारे देश का अभी का निजाम है SC ST सब प्लान की। यही ट्राइबल्स की भी सिचुएशन है। मुल्क के किसी भी प्रदेश में ये फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं इसी के साथ। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जाते हैं हर बार, हर एक पार्लियामेंट का हिस्सा है वो। और मैंने आपको बताया, अगर कोई कम्युनिटीज सबसे पिछड़ी नहीं है इस मुल्क में, तो अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज। हम लोग आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का हाल उससे बुरा हो गया, ऐसा है नहीं है, होने जा रहा है वैसे, पर अभी ऐसा नहीं। तो ये 131 MPs लोकसभा में, देख रहे हैं कितना बड़ा सब्सटैंशियल नंबर है। ये उनके हकूकों का इतना नहीं बचा पा रहे कि ये जो SC ST सब प्लान है ये सिर्फ इंप्लीमेंट हो जाए। तो मैं इसीलिए बोलता हूं, हर एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का इंसान, परिवार, खानदान अगर करोड़पति नहीं है, तो उसकी लीडरशिप की और इन 131 MP MLAs की, और जो दूसरे MLAs बन रहे हैं हर एक असेंबली में रिजर्व, ये उनकी नाअहली है, ये उनकी गलती है, ये इन नौकरों की सरासर गलती है जो अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने मालिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी, और अब आप सब लोग जरा गौर करना, और बिलखुसूस तेलंगाना का तो मैंने रिसर्च करके हिसाब भी बना रखा। एक भी परिवार अगर तेलंगाना का, बाकी मुल्क में भी कमोबेश यही हाल है, लेकिन तेलंगाना बिलखुसूस एक भी परिवार, एक भी मुस्लिम परिवार तेलंगाना का अगर करोड़पति नहीं है, बहुत ध्यान से सुनने की बात बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपके जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, चेयरमैन, वो सब चोर नहीं है, चोर नहीं है, डकैत है। हर एक मेंबर, हर एक चेयरमैन, हर एक ऑफिस बेरर वक्फ बोर्ड का चोर नहीं, डकैत है।
अब वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो लंबे टाइम से, इसलिए वो चोर नहीं है, डकैत है। और बाकी सब मेंबर्स जितने भी उनके एमएलए बन के जाते हैं, जितने भी लोग जाते हैं, और उसमें हमारे कुछ भाई लॉयर्स भी जाते होंगे। मैं इस मामले में पूरी तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे ब्लाइंड बना रखा है। सब चोर नहीं डकैत हैं। ये रिजाइन कर दो। मैं ईमानदार हूं, मेरे सामने डकैती हो रही है, बैठा हूं फिर भी मैं वहां रिजाइन कर दो। किसने? डॉक्टर ने बोला जरूरी है। इतनी बड़ी सीरियस इशू है वक्फ बोर्ड, और ये क्या है ये भी क्लैरिटी होनी जरूरी है। वक्फ क्या है? सरकार हमें नहीं दे रही है कुछ, सरकार मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं दे रही है कुछ। ये हमारे बुजुर्ग अपना पेट काट के अपनी फैमिलीज के लिए जो आमतौर पे जो कमाई जाती है जायदाद, वो अपना हक में से, अपनी मेहनत की कमाई में से जमीन जायदाद और पैसा अल्लाह की राह में जो दिया जाता है गरीबों मिस्किनों के लिए, दूसरे फलाह बहबूद के काम के लिए, मजहबी कामों के लिए, वो है वक्फ। ये कोई हर एक नागरिक की तरह जो हमारा हक है ना, सरकार के हर वसाइल पे, बजट के हर हिस्से में जो हमारा हक है, जैसे SC/ST का है, उसी तरीके से रूल ये है हर एक कम्युनिटी का उतना हक होगा जैसे मुस्लिम कम्युनिटी मुल्क में 15% के करीब बताई जाती है। तो हर बजट में, जैसे तेलंगाना में जितने भी परसेंट है, मेरे ख्याल से कितने 13% बताया जाता है, 13.2 है, 14 जितना भी है। तो यहां के बजट का 14% हिस्सा एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मैं उस पर नहीं होगी। तो ये उस हिस्से का नहीं है। वक्फ मेरा, आपका, हमारे बुजुर्गों ने अपनी कमाई में से ये दिया है, तो ये एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कम्युनिटी। और ये अल्लाह का माल है, जो अल्लाह के माल के साथ डकैती कर रहा है, वो किस दर्जे का बेईमान होगा, उसका आप लोग अंदाजा लगा सकते। एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें कोई, ये कि हमने मेहनत किया ऐसा हो गया वैसा, जो ये बोलता है वो मुनाफिक है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं ये मिनिमम स्टैंडर्ड बता रहा हूं, होना तो इससे भी ज्यादा चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो चोर नहीं डकैत है। तो आप लोग यहां की बहादुर आवाम बैठ के तमाशा देख रही है, अल्लाह का माल लुट रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने अच्छी शेरवानी पहन ली, कोई टेलीविजन पे आ रहा है, अल्लाह का माल लुट रहा है और आप लोग देख रहे हो। ये परेशानी है। हम लोगों ने दिल्ली में, जो हमारे एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने वाले चेयरमैन साहब बने थे, अभी वो अपने घर पे नहीं है, वो भागे हुए हैं। हमने कम से कम दिल्ली में काम किया, दूसरी जगह भी कर रहा। पुलिस उनके पीछे है और वो आगे आ गए। मैं चाहता हूं कि हर एक वक्फ बोर्ड का मेंबर जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, उसी तरीके से भागे, पुलिस उसके पीछे हो। अभी सरकार बनी है, ये काम करने का है इंशाअल्लाह। दिल्ली के चेयरमैन बहुत माल कमाया, बहुत प्रॉपर्टीज बनाई, अब कुछ काम नहीं आएगी। बता रहे मेरी तो है ही नहीं, बता रहे हैं जो बेनामी उनकी तो मेरी है ही नहीं, किस काम आया। इस तरह की बेदारी ये मैं चाहता हूं हैदराबाद में होना, और ये मुनासिब जगह है। ये मैदान मेरे ख्याल से, मैं भी बहुत रिसर्च करके आया हूं आप लोगों के बैकग्राउंड के बारे में, रिसर्च करके आया हूं, मुनासिब जगह पे आया। आपके लोग ही अगर वो मशाल जलाएंगे तो पूरा हैदराबाद तेलंगाना ठीक होगा, उसके बाद पूरा मुल्क ठीक होगा। अल्लाह का माल बचाएंगे और अपने हर गरीब खानदान को करोड़पति बनाएंगे। मैं झूठा वादा नहीं कर रहा। हलक में हाथ डाल के जो प्रॉपर्टीज गई है ना पिछले 20, 25, 30, 50 सालों में, हलक में हाथ डाल के लैंको समेत जो सुप्रीम कोर्ट से हार गया हो, हारा कुछ नहीं होता। लैंको समेत मैं बता रहा हूं आप, क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट से केस हम हार चुके हैं, हारे नहीं है, हरवाए गए। एक पक्ष, अब खैर बात तभी हो जाएगी, बहुत सारे एग्जाम्पल है।
देख देख के रोना आता है कि हमारी इतनी बहादुर आवाम की ऐसी क़यादत, पूरे मुल्क का हाल ये है, यहाँ का इसलिए दुख होता है कि यहाँ आप लोगों ने एक बेस्ट मॉडल बना रखा है, अपनी आवाज से अपना आदमी जीत के जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा दुख पूरे भारत में, सबसे ज्यादा दुख मुझे अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कहीं होता है तो वो ये हैदराबाद में, क्योंकि आपने 50% इतना मजबूती से फॉर्मूला बना रखा है और इसके बाद इतनी बड़ी चोरी। अगर हम अपनी क़यादत को, और इससे कम में काम नहीं चलेगा, बेनकाब नहीं, बेइज्जत नहीं करेंगे तो फॉर्मूला बना हुआ है, अच्छी अच्छी तकरीरें करो। मैं तो खैर इतनी अच्छी शोला बयानी कर भी नहीं पाता हूं, जबरदस्त ट्रेनिंग यही लेनी है ना, ये इसकी ट्रेनिंग ही लेने के वक्त के लिए कैसे काम करना है, कितने बजट के लोकेशंस आने हैं, पढ़े लिखे हैं, एक से बढ़कर एक कैसे आने हैं, दिखाना है। मैंने अस्पताल बना दिया, भाई साहब अस्पताल बनाने की जरूरत ही नहीं थी ना, बजट इतना होता, यहां तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने बनने चाहिए, मैंने बना दिया। मैं, मेरे दादा के वो थे, बड़े बड़े जमीन जायदाद थे, मैंने बना दिया। ये लफ्ज किसी को नहीं बोलने देना है, मैंने बना दिया, समझे आप लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई हो, ये लफ्ज नहीं बोलने देना है आपको किसी को कि मैंने बना दिया, मैंने इतना काम कर दिया, मैंने इतने बच्चियों को वो दे दिया, वो दे दिया। ये क्या है, क्या है इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फरेब। ये मैंने का लफ्ज इन लोगों की जबान से हलक में हाथ डाल के छीन लेना, मैंने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा कोई तब तक जब तक कि मैंने कुछ किया ना। ऐसा नहीं है कि ना इंसाफी करे, अगर सच में कुछ किया है तो बताओ भाई, बैठो टेबल पे बताओ ना। मैंने अस्पताल बना दिया, मैंने ये कॉलेज बना दिया, मैंने ये बना दिया। सबसे बड़ा एक बड़ा रैकेट है मेडिकल कॉलेज चलाना मुल्क का, पता है आप लोगों को, पता है ये बड़ा रैकेट है, एक से बढ़कर एक फ्रॉड, जो स्मगलर इस तरह के लोग मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। मैं खुद एमसीआई का वकील रहा हूं इसलिए, हालांकि मैं बैरिस्टर नहीं। अब कोई इस वक्त, बैरिस्टर की बात से याद आया, इस वक्त अगर वीकर सेक्शंस को सबसे बड़ी जरूरत है तो वकीलों की है, एमपी एमएलए की भी नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, अगर कोई एमपी और वकील है उसको 60% टाइम अपना कोर्ट में देना चाहिए, वरना वो बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है। इस वक्त जो लड़ाई चल रही है किस लिए है, किस लिए वकील है हम? इस वक्त अगर हम अपनी अपनी कम्युनिटी के और दूसरे वीकर सेक्शंस के लिए, जैसे मैं अपना लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने किया है, तब मैं बता रहा हूं, मैं 70% काम अपना प्रो बोनो करता हूं और उस 70% में से 60 to 70% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए, बाकी ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और सिख क्रिश्चियन के लिए। मेरे पास रिकॉर्ड्स है, मैं चुप इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बोलने की हिम्मत। और जहां नहीं भी जाना चाहिए, मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैं वकील हूं। यह जिम्मेदारी, ये वक्त वकीलों का है, कुर्बानी देने का, आगे रहने का। पुलिस और ये लाठी तंत्र का जो चल रहा है उसमें वकीलों की जिम्मेदारी है सबसे आगे। मैं वो बोलता हूं जो मैं करता हूं, मुझे भी पता है, आप सबको पता है हमारी दुख तकलीफ क्या है, किसी को बताने की जरूरत है जरूरत बताने की। हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, हम मजलूम हैं, ये हमें मारा गया, ये बताने की जरूरत अब भी बची है। जो सिर्फ बताता है और सोल्यूशन नहीं बताता और सोल्यूशन के लिए कदम नहीं उठाता, बेईमान है, चोर है। ये फॉर्मूला यूनिवर्सली लागू। और अगर वकील है सबसे आगे नहीं है पुलिस एक्शन के टाइम, नाजायज पुलिस एक्शन के टाइम, तो वो ईमानदार आदमी नहीं। इस वक्त हमें वकीलों की जरूरत है, और अच्छे वकीलों की तो बेइंतहा जरूरत है। आप लोग समझ नहीं सकते क्या जरूरत है, वकील ही जानते हैं इस वक्त कोर्टों का क्या हाल है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं
जैसे यहाँ सड़कों पे लड़ाई होती है ना, आप लोग देखते हो, हम लोगों को और हमारे साथियों को, उससे ज्यादा मुश्किल लड़ाई अदालतों के अंदर होती है। अब तो बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। एक केस मथुरा का हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें देखिए, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, वरना और मेरा खून खोल जाता है, देख देख के खून खोल। एक बड़े महानाज वकील हैं जिनको हमारी सारी तंजीमें वकील करती हैं, वो बता रहे हैं कि हम तो कुछ केस हारने के लिए लड़ते हैं। सबसे टॉप वकील, जिसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए लेके हमारी तंजीमें कहती हैं हमने ये कर लिया, अब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो उनके दिल में अल्लाह ताला ने कुछ ईमानदारी का कीटाणु डाला होगा। उन्होंने प्रेस में बोला 370 के लिए। मैं सब केस जीतने के लिए नहीं लड़ता हूं, कुछ केस हारने के लिए लड़े जाते हैं। तो वो लाइन लगा के हमारे सारे केस आ रहे हैं और करोड़ों रुपए फीस हुई। कपिल सिब्बल साहब, एक ही का नाम नहीं, सबका लेना चाहिए ना नाम को। और हमारी तंजीमों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए। दूसरी तरफ एक और भी वकील है छोटा सा, जो फ्री में कर रहा है, और उसका रिकॉर्ड भी बोलना नहीं चाहिए अपने मुंह से, बहुत ज्यादा अच्छा है। उसको करना नहीं है। जिनका 100% फेलियर का रिकॉर्ड है उनको करना है। क्या है यही हो रहा है यहां पर। लैंको हार गए, ये हार गए, हम क्या करें, अदालतों ने नहीं किया। तुमने लड़ाई की किससे? आवाम को बताया? ये आज तक लैंको के बारे में आवाम को क्या क्या बताया गया, यही बता दीजिए मुझे। और ये एयरपोर्ट के, दो एयरपोर्ट की सारी जमीन अभी आ गई है, सरकार बदल गई। किया किसी ने एजुटेशन? आप लोग ही कीजिए। अभी भी 70 के करीब, 72, उस दिन जाके हमने देखी थी, 72 एकड़ के करीब जमीन बची हुई टोटल है। वो अभी बची हुई बता रहा हूं, जो खाली पड़ी है उस पे तो एयरपोर्ट बन गया। अब एयरपोर्ट बन भी गया तो लीज मनी लेना है ना, ऑल्टरनेटिव लैंड। ये वक्फ एक्ट में प्रोविजन है। लीज मनी 1100 एकड़ की कितनी होगी, आप मुझे बता सकता है कोई कैलकुलेट करके? होंगे करोड़पति हर एक परिवार, या नहीं? मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? अगर हम यहां पे 50 मॉल बना दें, या तो लीज मनी, वो भी कानून में बड़ी लड़ झगड़ के 2013 में बनवाया था कानून, लीज मनी लेना, लीज मनी से ही कुछ काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस खोल खोल के हम लोगों को नहीं दे सकते। इतने हुनरमंद, इतने बहादुर लोग हैं, किस काम पे लगे हैं? क्या करें? मजबूरी की हालत में क्या करें? सारा टैलेंट कहां जा रहा है? जो पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी बनती जगह है, वहां टैलेंट कहां जा रहा है? बैठ के तमाशा देखेंगे और फिर बोलेंगे कि मैंने अस्पताल बना दिया। मैंने 50, 100, 200, 500 बच्चियों को वजीफा दे दिया। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती ना, बिल्कुल भी। कहां से ये बेशर्मी लाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। कहां से, किस जरूरत की आखिरी गहराइयों से जरूरत कहां से लाते हैं लोग? ये है सच्चाई। इसीलिए वक्फ के लिए अगर करोड़पति बनना है, उससे भी बड़ा करोड़पति तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर उसके लिए भी नहीं तो अपने लिए ही आओ। अपने बुजुर्गों की मेहनत, खून पसीने की कमाई जो हमारी फलाह बहबूद के लिए रखी थी, उसके लिए आओ भाई। ख्वातीनों को कह रहा हूं, अब मुझे उस तरफ ज्यादा उम्मीद। आप अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहती हो, वक्त के तहफ़्फ़ुज़ में ख्वातीन आगे आए और सब चोर हैं ये मान के आ गए। आपको दर दर अपने बच्चों के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे मुखातिब होकर बोल रहा हूं, आगे आए CNRC की तरह, वक्त बचाएं बस। एक एक छोटे छोटे मकान के लिए घूम रहे हैं हमारे लोग। मुझे देख के खून के आंसू रोता हूं मैं। ये फ्लैश के लिए घूम रहे हैं। पता है कितना बड़ा हिस्सा हैदराबाद का वक्फ है? दिल्ली का तो मुझे पता है, 1/3 दिल्ली वक्फ है। वहां जंग जारी तो है, कम से कम सक्सेस नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज छुड़ाई हैं, सक्सेस नहीं, जंग तो जारी है ना। अब अगला जो बनेगा वो 100 बार सोचेगा कि मुझे जेल जाना है अगर मैंने बेईमानी की। यही यहां होना है। ये वक्फ के ताल्लुक से मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं। आखिरी
ईवीएम, मैंने अभी आपको शुरू में अर्ज किया कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में इस मुल्क का मालिक एक वोट का अधिकार देके इस मुल्क का बराबर का मालिक हर एक सिटीजन शहरी को बनाया है, नागरिक को बनाया। अब वही छीन लिया जा रहा है। मतलब आप किसी को भी वोट दो और कोई और बन जाएगा तो भाई साहब क्या हुआ, फिर ये तो खत्म हो गया ना सब। इससे जरूरी भी कोई काम इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये संविधान बचेगा। और ये सरकार, आरएसएस और बीजेपी के लोग तय कर चुके हैं ये संविधान करके खत्म करके मनुस्मृति लानी। मनुस्मृति का मतलब है 3 कम्युनिटीज को छोड़ के बाकी सब गुलाम। ओबीसी शूद्र कैटेगरी में आते हैं और हम लोग जो एससी एसटी दूसरी माइनॉरिटीज हैं, हम इस चतुर्वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं, हम है ही नहीं। एससी एसटी और माइनॉरिटीज है ही नहीं। शूद्र जो ओबीसी हैं वो सेवा के लिए है, सेवक, और पीटने के लिए ताड़न के अधिकार वो हैं। सिस्टम का हिस्सा है पीटने के लिए, सिस्टम का हिस्सा है नौकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए। हम लोग